तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है जो कि बार 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 बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और वो है लाइसोसोम। ठीक है, अब हम जाएंगे आगे लाइसोसोम के ऊपर। चलें, तो चलो अब हम जा रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील की तरफ, जो कि बहुत सी दफा बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और आगे चल के चैप्टर इम्यूनिटी में भी इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे इसका रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उसका नाम है लाइसोसोम। ठीक है, अब लाइसोसोम के बारे में दो तीन बातें तो समझ लो कि भाई ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। ठीक है, ये भी एक हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेल के अंदर जो भी मेम्ब्रेन पाई जा रही है उसकी कॉम्पोजिशन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही होती है। सही है। अब दूसरी बहुत अहम बात कि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। अब कहां पाया जाता है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। तो इसकी लोकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो बेटा लोकेशन जो होगी इसकी वो होगी फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि साइटोप्लाज्म में कहीं पर भी हमें ये मिल सकता है। सही है। अब मामला यह है कि लाइसोसोम को एक निकनेम दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। इसी तरीके से लाइसोसोम को भी एक निकनेम दिया जाता है, और इसको हम नाम देते हैं सुसाइडल सैक। ठीक है, अब आपने कहा सर सुसाइड का मतलब तो खुदकुशी होता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तो इसको हम सुसाइडल सैक कहते हैं। आपने कहा सर वजह क्यों, क्या रीजन है इस चीज का। मैंने कहा आ जाओ समझाता हूं। तो बेटा सबसे पहले तो ये समझो कि लाइसोसोम जब सेल में बनता है तो वो दो फेजेस में मिच्योर होता है। ठीक है, पहले फेज में जो चीज बनती है उसका नाम है प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये अपने स्टार्टिंग फेजेस में होता है ना, यानी कि अभी अभी समझ लो प्रोड्यूस हुआ है, बना है अभी अभी, तो इसके फंक्शन कुछ डिफरेंट होते हैं, और फिर ये मेच्योर होके कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम में। ठीक है, अभी जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ना बेटा, इसके फंक्शन कुछ डिफरेंट है। ठीक है, इसके फंक्शन कुछ डिफरेंट है। अब वो क्या डिफरेंस है आज हम डिटेल से देखते हैं इस चीज को। ठीक है, तो प्राइमरी लाइसोसोम बन गया और हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। सही है। अच्छा, एक चीज आपने याद रखनी है, और वो क्या है कि लाइसोसोम में पाए जाते हैं कुछ एंजाइम्स। ठीक है, अगर मैं इसकी कॉम्पोजिशन बना दूं यहां पर कि भाई ये कंपोज किस चीज पे कर रहा है, यानी कि इसके अंदर पाया क्या जा रहा है, कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो अब आइए जरा समझिए इस बात को। लाइसोसोम कंपोज करता है कुछ एंजाइम्स पर, और एंजाइम्स को नाम दिया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब जरा हाइड्रोलाइटिक वर्ड का मतलब समझ लेना। हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा, वाटर। हाइड्रो का मतलब है वाटर, और लाइटिक वर्ड निकला है लाइसिस से, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो बेसिकली लाइसोसोम में वो एंजाइम पाया जा रहा है जो कि वाटर को तोड़ देता है। ठीक है, वाटर को ब्रेक कर देता है। अब एक बात ध्यान में रखना, लाइसोसोम के अंदर पाया जा रहा है वाटर को तोड़ने वाला एंजाइम, और लाइसोसोम खुद पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमें मिल रहा है। ठीक है, और वो 90% वाटर पे कंपोज करता है। ठीक है, कुछ बुक्स में 70 है, कुछ में 90, समझ लो 70 to 90% वाटर होता है साइटोप्लाज्म में। अब अगर किसी भी वजह से लाइसोसोम का ये एंजाइम लाइसोसोम से बाहर आ गया तो भाई हो जाएगा मसला, क्योंकि साइटोप्लाज्म का सारा वाटर ये तोड़ देगा और सेल मर जाएगा। ठीक है, अब आओ मैं तुम्हें जरा बुक से दिखा दूं कुछ चीजें। देखा भाई, लाइसोसोम आर स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज अ फ्यू माइक्रोमीटर इन डायमीटर ओरिजिनेटेड बाय गोल्जी बॉडीज। बहुत काम की बात। प्रोड्यूस कौन करता है लाइसोसोम को, लाइसोसोम की प्रोडक्शन कौन कर रहा होता है, यहां पे देखो ये पॉइंट लिख रहा हूं, प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज इसको प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, आ जाइए। कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक, देखो आगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, काम की बात, दे अकर ओनली इन
द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। ठीक है। फंक्शन इन द डाइजेशन ऑफ मटेरियल टेकन इनटू द सेल बाय फेगोसाइटोसिस। नॉर्मली दे फंक्शन एज डिस्ट्रॉयर्स ऑफ फॉरेन पार्टिकल एंड वॉर्न आउट सेलुलर कंपोनेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब आओ जरा सा नीचे, ये आ गई काम की बात। सही है, गौर से देखिए काम की बात क्या है। द न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम बिफोर स्टार्ट्स इट्स फंक्शंस कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। दे कंटेन अबाउट 40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जब वो नया नया बना है तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? प्राइमरी लाइसोसोम का नाम दे रहे हैं। ठीक है। द लाइसोसोम ड्यूरिंग परफॉर्मिंग देयर फंक्शन अटैच्ड विद द मेम्ब्रेन ऑफ इंजेस्टेड मटेरियल लाइक एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और ऑटोफेगोसाइटोसिस। ठीक है। अब आइए जरा काम की बात सुनिए। These lysosomes are generally called secondary lysosome, but specifically they are endosomes, phagosomes and autophagosomes. अब आती है यहां पे काम की बात, देखो गौर करो। अब देखो, जो प्राइमरी लाइसोसोम है ना बेटा, ये कर रहा है सेल के अंदर आने वाली चीजों की डाइजेशन। ठीक है। तो ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फॉरेन बॉडीज इंजेस्टेड बाय सेल। सेल के जरिए, सेल में जो बाहर से फॉरेन बॉडीज आई हैं उनको डाइजेस्ट करने का, उनको तोड़ने का, उनको जो है वो रेगुलेट करने का काम किसका है? प्राइमरी लाइसोसोम का। लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ना बेटा, ये काम करता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन में, और उसका नाम है एपोप्टोसिस। ठीक है, एपोप्टोसिस। अब हो सकता है कि ये टर्म आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये चीज आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। 9th क्लास में एक चैप्टर है, चैप्टर सेल साइकिल, उसके अंदर सेल डिवीजन है और साथ साथ में सेल डेथ का भी टॉपिक है। ठीक है। एपोप्टोसिस क्या चीज है बेटा? एपोप्टोसिस इज बेसिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। देखो यहां पर आओ, देखिए, द बॉडी sometimes eliminates old cell or unwanted cell at embryonic stage according to their genetic information. This process is called apoptosis. Apoptosis क्या है? बॉडी खुद से सेल्स को मार रही है और एलिमिनेट कर रही है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस, अब इसको क्या कहते हैं? देखो गौर करो, ड्यूरिंग दिस सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस, अपने आप को तोड़ने वाला प्रोसेस, अपने आप को बर्बाद करने वाला प्रोसेस, the membrane of lysosome is ruptured at a particular time. As a result, the hydrolytic enzyme become free in the cell and cell undergoes chemical breakdown or lysis. लाइसोसोम बस्ट हो जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर आ जाता है और सेल मर जाता है। ठीक है। विच कॉज अ सेल, एक सेकेंड, अच्छा जी, विच कॉज a cell to destroy itself by digesting its own macromolecule. So the lysosome is referred as suicidal sac. क्या कहा जाता है लाइसोसोम को? सुसाइडल सैक कहा जाता है। ठीक है बेटा, समझ आ रही बात? चलो अब मैं तुम्हें जरा कहानी बताता हूं लाइसोसोम काम कैसे करता है यहां पर। ठीक है। तो लाइसोसोम का जो असल काम होता है बेटा, मेजरली लाइसोसोम सबसे ज्यादा जो पाए जा रहे होते हैं वो पाए जा रहे होते हैं हमारे WBCs में। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स में। अब दो तीन चीजें अहम, वो जरा सुनना, गौर करना। सबसे पहले तो अगर हम बात करें सेल डेथ की, ठीक है, देखो बेटा डेथ किस चीज को कहा जाता है? व्हाट इज डेथ? डेथ इज मौत। ठीक है, इंतकाल, मौत। अब मौत का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो कुरान शरीफ में एक आयत है जो हमने बहुत सी दफा सुनी है, और वह कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ठीक है, और वर्ड दूसरा क्या है? चखना। ठीक है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब यहां पर जो चीज मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं ना, वो समझना बेटा, और तो तुम समझोगे तो तुम्हें फिर समझ में आएगा कि असल में प्रोसेस क्या है। ठीक है, अल्लाह ताला यहां पे इस कुरान की आयत में कह सकता था कि हर इंसान को मौत का जायका चखना है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। वर्ड नफ्स क्यों इस्तेमाल हुआ? और फिर चखना, जायका, सीधी सीधी आयत कह सकता था कि भाई हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है।
ये नफ्स को मौत का जायका चखना ये क्यों, ये क्यों इस्तेमाल हुई ये चीजें, समझिएगा बात को। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई मौत का जायका। देखो बेटा, जायके की अगर हम बात करते हैं ना, तो जायका इज टेस्ट, ठीक है, और चखा एक दफा जाता है। मिसाल के तौर पे तुम किसी इवेंट में गए, वहां पे एक आंटी आ गई और तुमसे कहा कि बेटा थोड़ा सा ना ये निकाल के ला दो, मुझे चखना है। आप गए, आपने जो मिसाल के तौर पे कोई डेजर्ट वगैरह उन्होंने आपसे मांगा, आप गए, आपने डेजर्ट एक बाउल में निकाल के ला के दे दिया आंटी को। अब आंटी ने एक स्पून लिया, खाया। अब जैसे ही वो दूसरा स्पून लेने लगे ना, उनका हाथ पकड़ लेना, बोला नहीं, अब आप खा रही हैं, चख आप एक दफा चुकी, टेस्ट एक दफा किया जाता है, दूसरी बार खाया जाता है, ठीक है। टेस्ट कर लिया ना आपने, अब छोड़ दें, आप ही ने कहा था चखना है, चख लिया। या तो जुमला चेंज करें अपना कि मैं खाऊंगी, तो मैं आपको अगला खाने दूंगा या खाने दूंगी। तो यहां से बात साबित हुई कि बेटा मौत एक दफा आएगी। तो वो जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में मौजूद हैं, कहीं पर 7 जन्म, कहीं पे 2 जन्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौत एक दफा आनी है, और मौत जिसको आ गई, अब वो दोबारा दुनिया में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, नफ्स। व्हाट इज नफ्स? नफ्स को समझिए। यहां इसको समझेंगे तो आपको बायोलॉजी समझ में आएगी, ठीक है। देखो भाई, ये है तुम्हारी सोल, रूह, ठीक है, ये आ गई तुम्हारी रूह, सही है, और ये है तुम्हारी बॉडी, ये है तुम्हारी बॉडी, ठीक है। तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से कनेक्टेड है, तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से कनेक्टेड है, और जिस चीज ने ये कनेक्शन प्रोड्यूस करा हुआ है ना बेटा, उस चीज को नाम दिया जाता है नफ्स। यानी कि तुम्हारी बॉडी वो काम करती है जो तुम्हारी सोल उससे करवाती है। समझ लो नफ्स एक लॉक है जिससे बॉडी और सोल कनेक्ट हुए हैं। अब तुम जितना ज्यादा अपने नफ्स की बात मानते जाओगे, उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होता जाएगा। और जब इंसान मरता है ना, तो हमारा इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि हजरत इजराइल आते हैं, जो मौत के फरिश्ते हैं, मलकुल मौत, वो आके रूह निकालते हैं आपकी बॉडी से। अब तुमने जिंदगी भर नफ्स की बात मान मान के इसको इतना स्ट्रांग कर दिया है कि उनको इस लॉक को तोड़ने में होगी बहुत ज्यादा मुश्किल। और जब ये लॉक टूटेगा तभी रूह निकलेगी तुम्हारे जिस्म से। ये लॉक टूटा, रूह जहां से आई थी वहीं परवास कर जाएगी, बॉडी जहां से आई थी वहीं मिल जाएगी मट्टी, और कयामत वाले दिन दोबारा से उठाए जाओगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट। लेकिन पता है डे ऑफ जजमेंट पे क्या होगा? डे ऑफ जजमेंट पे तुम्हें नफ्स नहीं दिया जाएगा, यानी कि तुम्हारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा तुम्हारा। फिर तुम्हारे हाथ भी कहेंगे मैंने ये करा, फिर तुम्हारे पाँव भी कहेंगे मैंने ये करा, फिर तुम्हारी आंखें भी गवाही देंगी मैंने ये करा, फिर तुम्हारी जबान भी गवाही देगी मैंने ये गलत काम करा, फिर तुम्हारे जिस्म के आज़ा तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होंगे, क्योंकि तुम्हें नफ्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नफ्स को क्या आ चुकी है? मौत आ चुकी है। तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारी रूह को मौत नहीं आएगी, मौत आएगी नफ्स को। एंड व्हाट इज नफ्स? नफ्स इज योर कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, ठीक है। नफ्स है आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल, ये छीन लिया जाएगा आपसे, और फिर उस दिन फैसला होगा कि भाई तुम्हें जन्नत जाना है, तुम्हें दोज़ख जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट है आयत का। हमने तो कुरान मतलब सिर्फ अरबी में पढ़ा है ना, अरबी में याद कर लिया, अरबी में पढ़ लिया, हमें तो आयतों का मतलब ही नहीं पता है। हमें तो यही नहीं पता है कि भाई ये आयत कुरान में लिखी हुई है, ये इसमें नफ्स क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसमें जायका क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसमें चखना क्यों इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब अगर हम सेल डेथ की बात करें, तो जिस तरीके से हर चीज को फना होना है एक दिन, इसी तरीके से हमारी बॉडी में हर सेल की एक एक्सपायरी डेट फिक्स्ड है। हर सेल की एक एक्सपायरी डेट फिक्स है, और इस एक्सपायरी डेट पर इस सेल को मरना है। लेकिन कैसे? सवाल यह है। तो देखो, जो हमारा सेल होता है ना बेटा, इसमें न्यूक्लियस डायरेक्ट कर रहा होता है हमारे सेल को कि आपको कितना जिंदा रहना है। मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ठीक है, यहां पर एक एनिमल बॉडी का सेल है, ठीक है, यहां पर एक ऑर्गेनिल पाया जा रहा है, लाइसोसोम।
ये न्यूक्लियस इस लाइसोसोम को मुसलसल एक सिग्नल भेज रहा है और इस सिग्नल को नाम दिया जाता है सर्वाइवल सिग्नल। क्या कहते हैं इसको? सर्वाइवल सिग्नल। होता यह है कि जैसे ही इस सर्वाइवल सिग्नल का आना बंद होता है, लाइसोसोम रप्चर हो जाता है, बर्स्ट। और जैसे ही लाइसोसोम बर्स्ट होता है, सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस सेल से निकल के, लाइसोसोम से निकल के पूरे सेल में फैल जाते हैं। और जब ये पूरे सेल में फैल जाते हैं तो क्या होता है बेटा? सेल मर जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ऑटोफेजी। क्या कहते हैं इसको? ऑटोफेजी। ठीक है, इसको ऑटोफेजी का नाम दिया जाता है। अब आपने कहा सर इसका फायदा क्या है? मैंने कहा देखो फायदा इसका WBCs में है, वो भी समझाता हूं तुम्हें क्या है, लेकिन एक्सपायरी डेट तो फिक्स है ना सेल की, मरना तो है सेल को। ठीक है, अब अगर हम WBCs की बात करते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं मेजरली होते हैं दो टाइप के। ठीक है, मेजरली व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं दो टाइप के। कुछ को कहते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स और कुछ को नाम दिया जाता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, कुछ ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं और कुछ ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं आपके पास, ये है मेजरली 3 तरीके के। ठीक है, ये आगे चल के वैसे तो मुझे चैप्टर इम्यूनिटी में बहुत डिटेल से पढ़ानी है ये चीज। ठीक है, लेकिन चलो इतना समझ लो कि ग्रैन्युलोसाइट हमारे पास जो मेजरली पाए जा रहे हैं वो 3 तरीके के मेजर पाए जा रहे हैं। पहला है इसमें से न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल। दूसरा है इसमें बेजोफिल और तीसरा है इसमें इजनोफिल। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी? एक ग्रैन्युलोसाइट्स की, तो बेटा यहां पर पाए जाते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, और नेचुरल किलर सेल और बाकी भी और भी कुछ होते हैं। ठीक है, लेकिन मेजरली ये दो होते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पे यहां से मैंने न्यूट्रोफिल को पकड़ लिया और बाहर निकाल लिया। ठीक है, न्यूट्रोफिल को यहां से पकड़ के बाहर निकाल लिया। अब अगर तुम न्यूट्रोफिल को अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे ना बेटा, तो तुम्हें ये कुछ ऐसा नजर आएगा। न्यूट्रोफिल तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा यूं करके। ठीक है, और इसमें तुम्हें एक से ज्यादा न्यूक्लियस दिखेंगे ऐसे करके, और साथ साथ में तुम्हें यहां पर मिलेंगे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स। ठीक है, तुम्हें यहां पे ग्रैन्यूल्स मिलेंगे ऐसे करके, इसीलिए हम इसको ग्रैन्युलोसाइट कह रहे हैं। आपने कहा सर ये ग्रैन्यूल्स यानी कि दाने दाने किस चीज के हैं, ये क्या है? मैंने कहा बेटा यही तो लाइसोसोम है, यही तो क्या है? लाइसोसोम है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल को दूसरा नाम दिया जाता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल। न्यूट्रोफिल को दूसरा नाम दिया जाता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉली का मतलब एक से ज्यादा, मॉर्फो का मतलब स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, एक से ज्यादा शेप वाले न्यूक्लियस का सेल। आपने कहा सर ठीक है समझ में आ गई, अब जरा बुक से दिखा दें, बुक में कहीं है ये चीज? मैंने कहा बिल्कुल है, आ जाओ दिखाते हैं तुम्हें बुक से। अगर तुम बुक में आ जाओ चैप्टर इम्यूनिटी में, ठीक है, अगर तुम चैप्टर इम्यूनिटी में आओ और यहां पर तुम आकर पेज नंबर देखो, पेज नंबर 299। अभी 299 पर न्यूट्रोफिल की डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, अब तुम गौर करो अगर, तो यहां पर एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, और साथ साथ में आपको ये ग्रैन्यूल्स, दानेदार साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ग्रैन्यूल्स। ये ग्रैन्यूल्स किस चीज के हैं बेटा? क्या है ये है लाइसोसोम। ठीक है, किस चीज के ग्रैन्यूल्स हैं ये? लाइसोसोम के ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो ये रहा, अपॉन रिकॉग्निशन एज फॉरेन बॉडी द इंट्रूडर इज इंटरनलाइज्ड बाय न्यूट्रोफिल्स एंड digested to destroy through its lysosomal hydrolytic enzyme। न्यूट्रोफिल
काम कैसे कर रहा है, उसके अंदर जो लाइसोसोम है असल में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर तुम ये देखो ऑर्गेनिल्स कहां जाके जुड़ रहे हैं, चैप्टर 13 में आएगा दोबारा से लाइसोसोम। तो अगर तुम यही इसको अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आगे तुम्हें मुश्किल नहीं होगी इसको समझने में। ठीक है, आ जाओ वापस। अब ये हमारे पास न्यूट्रोफिल हजरत थे, इनका काम है, इनका जो मेजर फंक्शन है ना बेटा, मेजर फंक्शन जो है न्यूट्रोफिल का वो है टू किल बैक्टीरिया। इसका मेजर फंक्शन है क्या करना, बैक्टीरिया को मारना। अब आपने कहा सर कैसे मारता है, करता क्या है, मैंने कहा चलो आ जाओ बताता हूं। मिसाल के तौर पे यहां पर हमारे पास एक न्यूट्रोफिल हजरत बैठे हुए, ठीक है, और ये उनके पास उनके न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस थोड़ा साइड में बनाया मैंने ताकि हम जो है वो यहाँ पे लाइसोसोम बना सकें। ठीक है, और ये आ गए इनके लाइसोसोम। ठीक है, यहां आ गया एक बैक्टीरिया, यहां आ गया एक बैक्टीरिया, और मजे की बात कि इस बैक्टीरिया ने इस न्यूट्रोफिल की थोड़ी सी हटा भी दी है। ठीक है, क्यों हटाई है और कैसे हटाई है जरा समझना। ये बैक्टीरिया थोड़ा सा शैतान किस्म का बैक्टीरिया, इसने क्या करा, इसने न्यूट्रोफिल को देखा और न्यूट्रोफिल को देखकर इसने जबान चढ़ा दी। ठीक है, न्यूट्रोफिल को देख के जबान चढ़ा दी, बी फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, न्यूट्रोफिल की तो हट गई, उसने कहा लो भाई अब तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल ने पता क्या करा, न्यूट्रोफिल इसके करीब गया और करीब जाके पूरे के पूरे बैक्टीरिया को ही इंगल्फ कर लिया, निकल गया पूरे के पूरे बैक्टीरिया को। ठीक है, देखो यहां बना रहा हूं, ये हमारे पास देखिए, चलिए ये हमारे पास क्या हुआ कि न्यूट्रोफिल ने इस पूरे के पूरे बैक्टीरिया को ही इंगल्फ कर लिया, ने पूरा का पूरा बैक्टीरिया इंगल्फ कर लिया, ऐसे करके अंदर ले लिया इसको। आ जाओ बेटा, अब बताता हूं। जैसे ही बैक्टीरिया इंगल्फ हुआ, बैक्टीरिया की तो आंखें फट गई कि भाई ये क्या हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान छूट गई। ठीक है, इसने कहा भाई ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कैसा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसने इंगल्फ करा, जितने भी लाइसोसोम थे यहां पर इस न्यूट्रोफिल के पास, ये सारे जाके सराउंड कर जाते हैं किसको, इस बैक्टीरिया को, सब जाके सराउंड कर लेते हैं और सारे के सारे न्यूट्रोफिल के लाइसोसोम एक साथ बर्स्ट हो जाते हैं। अब जैसे ही सारे लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं, जैसे ही सारे लाइसोसोम बर्स्ट होते हैं, तो सारा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहां जाता है, सेल में, और ये बैक्टीरिया तो मरता ही है, लेकिन साथ साथ में बेचारा न्यूट्रोफिल भी मर जाता है। अब अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो इस न्यूट्रोफिल ने किस बैक्टीरिया को मारा, जो आपकी बॉडी में घुसा था, आपको बचाने के लिए काम किया इस WBC ने, व्हाइट ब्लड सेल ने। तो बेसिकली ये आपको बचाते बचाते जामे शहादत नोश कर लेता है। तो आज से इनका नाम है शहीद WBC। आज से ये कौन है, ये हैं शहीद WBC, क्योंकि ये आपको बचाने के चक्कर में जामे शहादत नोश कर बैठे। ठीक है, तो भाई ये जो बैक्टीरिया है इसको इस तरीके से मारा जाता है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। अभी मैं तुम्हें बुक से भी दिखा देता हूं ये चीज। ठीक है, ये चैप्टर इम्यूनिटी में है वैसे तो, इसको हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को। ठीक है, अब आओ देखो बुक से तुम्हें दिखाता हूं। अगर तुम यहां पर देखो तो ये लिखा हुआ है हमारे पास न्यूट्रोफिल, देखो फैगोसाइटोसिस। आइए, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच सम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ WBC टेक इन एंड डाइजेस्ट द फॉरेन पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, निकल जाते हैं। अमंग द WBCs, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल परफॉर्म सच फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो यहां पर ये करते क्या, देखो जैसे कि ये था हमारे पास, ये फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रही है, देखो ये हमारे पास था कौन, न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये हमारे पास था न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल ने क्या करा, न्यूट्रोफिल ने इस फॉरेन पार्टिकल को, ये रहा फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, ये कहां गया, न्यूक्लियस, ये DNA, ठीक है, फैगोसोम, ये फॉरेन पार्टिकल, ये इसको कर लिया इंगल्फ। अब जैसे ही इसको इंगल्फ करा ना,
सारे लाइसोसोम गए और जाके कहाँ बाइंड हो गए, इसके अराउंड बना लिया एक हल्का दायरा और सारे बस्ट हो गए। ठीक है, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एंटीवायरल इंटरफेरॉन्स एंड अदर साइटोकाइंस, ये काम भी करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहलाता है फैगोसाइटोसिस, और इसके जरिए हमारे WBCs हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि गड़बड़ भी हो सकती हैं, खराब भी हो सकती हैं। तो बेटा यहां पर हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक लाइसोसोम का, जिसका नाम है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। तो बेटा लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहां पर वर्ड स्टोरेज का मतलब समझ लो। ठीक है, अब स्टोरेज का मतलब है किसी चीज को स्टोर करना, यानी कि किसी चीज की स्टोरेज में मसला आ रहा है। अब किस चीज की स्टोरेज में मसला आ रहा है, पहली बात तो ये है कि भाई लाइसोसोम का तो फंक्शन ही नहीं है स्टोरेज। फिर स्टोरेज में मसला आने की वजह से लाइसोसोमल डिजीज क्यों हो रही है, इस बात को समझना है। देखो हमारे सेल के अंदर जो है ना, वो कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम सेल के अंदर बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक एंजाइम है सेल के अंदर जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर। सही है, अब हमने कहा कि भाई कैसे हो रहा है ये काम, देखें मिसाल के तौर पे ये एक सेल है। ठीक है, ये सेल है और आपकी बॉडी के हर सेल तक ब्लड सप्लाई पहुंचती है। ठीक है ना, यहां पर मौजूद है आपकी ब्लड वेजल, मिसाल के तौर पे ये आ गई ब्लड वेजल। ठीक है, ये ब्लड वेसल आ गई। अब मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज खाई, आपने दोपहर में या रात के खाने में कोई चीज खाई। अब आपने जब वो चीज खाई तो उसमें मौजूद था ग्लूकोज। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हमारा एसोफेगस। ठीक है, ये स्टमक और ये आ गई हमारी इंटेस्टाइन। ठीक है, अब आपने खाने में कोई चीज खाई, उसके अंदर मौजूद था क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज यहां से एसोफेगस से होता हुआ गया कहां पे, स्टमक के अंदर, और स्टमक से वो आ गया कहां पे, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब हो गया कहां पे, हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, यहां से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया हमारे ब्लड में, ग्लूकोज आ गया ब्लड में। सही है? अब ये ग्लूकोज घूमता फिरता हुआ पहुंचा हमारे बॉडी के एक सेल के पास। ठीक है, ये ग्लूकोज यहां पे हमारी बॉडी के एक सेल के पास आ गया और यहां से आ गया सेल के अंदर। अब ये काम कैसे हुआ, यहाँ पे किस किस ने क्या क्या रोल प्ले करा, ये आगे चल के हम चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी हम क्या समझ रहे हैं, अभी हम ये समझ रहे हैं कि भाई ये ग्लूकोज सेल के अंदर आ गया, सेल कह रहा है कि मुझे अभी एनर्जी बनाने की नीड नहीं है, मेरे पास एनर्जी है। ग्लूकोज जो सेल में आया है वो कह रहा है मैं अभी इसको तोड़ना नहीं चाहता, मैं इसको सेव कर लूंगा अपने पास, ताकि बाद में अगर मुझे एनर्जी की नीड हो तो मैं इस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बना लूं। लेकिन अब एक बात याद रखना, हमारी बॉडी का एक उसूल है और जनरली ये होना भी चाहिए उसूल, कि भाई अगर किसी चीज को सेव करना है ना, आपको सेव, तो कभी भी उसको उस फॉर्म में, उस शक्ल में सेव नहीं करते जिस शक्ल में आप खर्च करने वाले हैं उसे। ठीक है, मिसाल के तौर पे सोचो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि भाई इस वक्त एयर चल रहा है 2000। ठीक है, जैसे आज जो भी एयर चल रहा है, हम बात कर रहे हैं 25-30 साल पुरानी। ठीक है, 2000 एयर चल रहा है। ठीक है, 2000 में, चलो 2001 कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। मिसाल के तौर पे एयर चल रहा है 2001। ठीक है, 2001 में तुम्हारे वालिद साहब को मिले 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस मिल गए, और उन्होंने वो 10 लाख रुपीस जमीन में गड्ढा खोदा, उसमें दफन करे और भूल गए, और आगे चल के उन्होंने वो 10 लाख रुपए निकाले 2030 में। क्या उस 10 लाख की वही वैल्यू होगी 2030 में कि जो 2001 में थी? नहीं, ड्यू टू इन्फ्लेशन रुपीस की वैल्यू डिवैल्यू हो गई। हो सकता है 2001 में 10 लाख का एक फ्लैट आ जाता, और हो सकता है कि 2030 में 10 लाख की एक गाड़ी भी ना आए सही अच्छी वाली। तो उसका मतलब क्या है कि पैसे क्या हो गए, डी वैल्यू हो गए।
लेकिन अगर 2001 में वो 10 लाख का गोल्ड लेके रख लेते या कहीं इन्वेस्ट कर देते, कोई फ्लैट ले लेते, एक्स वाई जेड कुछ भी, मिसाल के तौर पर गोल्ड ले लिया 10 लाख, तो अगर 2030 में उस गोल्ड को सेल करते तो तकरीबन तकरीबन कोई 50 लाख का तो बिकता। ठीक है, तो यहां से हमें समझ क्या आया? समझ ये आया कि आप जिस चीज को खर्च करने वाले हैं उस चीज को सेव उस शक्ल में नहीं किया जाता जिस शक्ल में आप खर्च करेंगे। ये बात हमारी बॉडी को पता है। तो बॉडी ग्लूकोज को कभी भी ग्लूकोज की शक्ल में सेव नहीं करती है। बॉडी ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है एक दूसरी फॉर्म में, जिसको नाम दिया जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोजन। व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? एक एंजाइम चाहिए। और इसी तरीके से जब ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज बनाएगा तो बेटा यहां पर भी क्या चाहिए होगा? एक एंजाइम चाहिए होगा। अब होता क्या है कि ये वाला एंजाइम जिसमें जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना रहा है ये तो मौजूद है, ये है, ठीक है। यहां पे जो एंजाइम काम कर रहा है वो प्रेजेंट है, उसमें कोई मसला नहीं आया, ठीक है। लेकिन जो एंजाइम ग्लाइकोजन से वापस से ग्लूकोज बना रहा है वो म्यूटेट हो गया, वो खराब हो गया, किसी वजह से बन नहीं पाया या खराब बन गया, ठीक है, या फिर फंक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है, ये एंजाइम हो गया खराब। अब क्या होगा? जितना भी ग्लूकोज सेल के पास आता जा रहा है, सेल उसको ग्लाइकोजन में तो कन्वर्ट कर रहा है, सेल उसको ग्लाइकोजन में तो कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा। इस वजह से क्या होगा? सेल के अंदर ग्लाइकोजन का डिपॉजिट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपने कहा सर सेल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर कहां पर होता है? मैंने कहा देखो बेटा, स्टोरेज जिस ऑर्गेनील की जिम्मेदारी है उसका नाम है वैक्यूल, उसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल में स्टोर हुए जा रहा है, हुए जा रहा है ग्लाइकोजन, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, लेकिन वैक्यूल की भी एक कैपेसिटी है ना भाई, फुल हो जाएगा एक टाइम पर आके। अब क्या होगा? मजीद वैक्यूल बनेंगे, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन बढ़ता जा रहा है। तो भाई यहां पर फिर एक मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनील होता है जिसका नाम है लाइसोसोम, जो भी हम पढ़ रहे हैं। ये ग्लाइकोजन लाइसोसोम में भी स्टोर होने लग जाता है फिर। लेकिन लाइसोसोम में स्टोर करना किसी चीज को खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जब लाइसोसोम में स्टोर होता जाता है ये ग्लाइकोजन तो लाइसोसोम का साइज बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एक टाइम आता है कि लाइसोसोम बर्स्ट। अब जब लाइसोसोम बर्स्ट होगा तो उसके अंदर क्या मौजूद थे? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये चीज हमारी बॉडी के हर सेल में हो रही है, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम नहीं है कि जो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है ना। हर सेल में म्यूटेट हो गया वो, ठीक है, किसी वजह से डीएनए खराब हुआ है, और डीएनए खराब हुआ तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट करने वाला एंजाइम ही खराब हो गया। अब वो बॉडी के जिस भी सेल में वो खराब है और वहां पे ग्लाइकोजन भरता जा रहा है, तो क्या होगा? लाइसोसोम अल्टीमेटली बर्स्ट होगा और ये सेल मरेगा। तो बेटा इसको कहा जाता है LSD, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। हमारी बुक में ये डिजीजेस 3 टाइप की लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो बुक में आते हैं तो सबसे पहले लिखी है टेसेक डिजीज, दूसरी लिखी है गॉचर, तीसरी लिखी है क्रैप, और तीनों में एक एक बात यूनिक है। अगर हम टेसेक डिजीज की बात करें तो टेसेक में ब्लाइंडनेस कॉज होती है और ऐसे बच्चे बाय एज ऑफ 3 जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। अगर हम गॉचर की बात करें तो गॉचर में लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाती है, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स हो जाता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन तीनों में कॉमन है, ठीक है, इन इन्फेंटाइल फॉर्म ओनली। क्रेब्स डिजीज में क्या होता है? लॉस ऑफ माइलिन, यानी कि न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीट होती है, आपका जो न्यूरॉन है बेटा, आपने न्यूरॉन कभी ना कभी लाइफ में तो देखा होगा, ठीक है, और पढ़ा भी होगा इसको मैट्रिक क्लास में, सही है। तो जो आपका न्यूरॉन है इसके ऊपर ना इस तरीके से माइलिन शीट पाई जाती है, ठीक है, और ये माइलिन शीट बहुत जरूरी होती है न्यूरॉन के सही तरीके से फंक्शन करने के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। होता क्या है कि ये माइलिन शीट डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है किसमें? गॉचर, क्रैब में, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होती है एंड डेथ बाय द एज ऑफ 2 साल की उम्र में ऐसे बच्चे जान की बाजी हार जाते हैं। तो भाई ये कहलाती है लाइसोसोमल
स्टोरेज डिजीज, ठीक है। मोर देन 30 diseases are reported as lysosomal storage disease, some of them are given below। 30 में से सिर्फ 3 बताइए आपको, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद करना है। ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा चुका है। अगर तुम 10 ईयर्स खोल के देखो तो बार बार ये टॉपिक आ चुका है उसमें, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपका लाइसोसोम कवर होता है। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट ऑर्गेनील की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया तो हम पहले ही कर चुके थे, जिसका नाम है प्लास्टिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। चलो प्लास्टिड की तरफ चलते हैं और प्लास्टिड को पढ़ते हैं। चलो बेटा अब हम जा रहे हैं प्लास्टिड्स की तरफ, ठीक है। और प्लास्टिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हमें उस वक्त होगा जब हम आएंगे चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, हमने लाइसोसोम कवर कर लिया, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कवर कर ली, किस तरीके से लाइसोसोम काम करता है कवर कर लिया, ठीक है। इसके अलावा हमने माइटोकॉन्ड्रिया कवर कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत डिटेल में देख लिया। इसके अलावा हमने राइबोसोम कवर कर लिया, फिर साथ साथ में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया, फिर हमने जो है वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस और इसकी अंदर क्रोमोसोम की टाइप्स देख ली। फिर हमने इससे पहले जो है वो सेल वॉल देख ली। तो ये सेल वॉल से पहले जो है वो हमने देख लिया था किसको, सेल मेम्ब्रेन को देख लिया था, ठीक है। उसके फंक्शन पढ़ लिए थे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, 100% फ्री स्कॉलरशिप, ठीक है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके स्कॉलरशिप 100% हासिल कर सकते हैं फॉर क्लास 9, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। चारों क्लासेस के 100% स्कॉलरशिप बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करे, उसको नोट्स, उसको वेब पोर्टल, ठीक है, उसको लेक्चर्स, उसको गाइडेंस, हर चीज़ 100% स्कॉलरशिप पर इंशाल्लाह दी जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब आ जाते हैं बेटा प्लास्टिड्स के ऊपर। अब जरा प्लास्टिड्स को समझिए। प्लास्टिड्स आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील, ठीक है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स होते हैं, ठीक है। और करते क्या है, ठीक है, या फिर कहां पाए जाते हैं, फाउंड ओनली इन प्लांट्स, ठीक है, फाउंड ओनली इन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब सुनो गौर से बात, प्लास्टिड्स जो है ना बेटा ये क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, पिगमेंट्स, ठीक है। हमने कहा क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की बेसिस पर 3 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप जो है बेटा उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है, सबसे ज्यादा पूछा भी यही जाता है, ठीक है। दूसरी जो टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। और जो तीसरी टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट, वो है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब जरा गौर से बात सुनिए, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलरिंग पिगमेंट्स, ठीक है, फाउंड इन ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। दे कंटेन ग्रीन coloring pigment known as क्लोरोफिल। इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। और ये ग्रीन कलरिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब ग्रीन कलरिंग पार्ट्स कौन सा होता है पूरी दुनिया को पता है कि लीफ जो है और यंग प्लांट के स्टेम, ये ग्रीन कलरिंग होते हैं, ठीक है। इसमें पाया जाता है कौन, क्लोरोप्लास्ट। और ये ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलरिंग पिगमेंट है क्लोरोफिल,
ये बहुत मेन चीज है, आगे चल के इसके ऊपर बहस करेंगे हम अभी, ठीक है। अब आ जाओ क्रोमोप्लास्ट। फाउंड इन ऑल कलर्ड या कलरिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऑल colored parts of plant like flowers and fruits। ठीक है भाई, यहां पे कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं? यहां पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, यहां पे पाए जाते हैं कुछ अलग अलग तरीके के पिगमेंट्स, जस्ट लाइक ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, यहां पे कुछ अलग तरीके के पिगमेंट्स पाए जाते हैं लाइक ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस पिगमेंट्स। ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड्स, ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जस्ट लाइक रूट्स। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं? इनका फंक्शन है स्टोरेज का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फूड मटेरियल अपने अंदर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आओ जरा मैं तुम्हें बुक से दिखा दूं। देखो बेटा, ये लिखे हुए हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, ये रहा प्लास्टिड। दे आर स्पेशल प्रोटोप्लाज्मिक double membrane bound organelles which function as chemical synthesizer and storage bodies. They are found in plant and algal cells, algae में भी पाए जाते हैं। ठीक है, basically all plastids are originated from a specialized structure called proplastid. They are immature in color, they are immature colorless plastid occurring in the cell of meristematic tissues. ठीक है, it consists of double membrane enclosing granular stroma। अभी ये स्ट्रोमा वगैरह सब बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। ठीक है, अब आओ जरा मैं नीचे सबसे पहले इसकी टाइप्स बता दूं आपको। देखो, पहली टाइप है क्लोरोप्लास्ट, किस कलर की है? ग्रीन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल विच गिव्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स एंड इट्स द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी में फोटोसिंथेसिस होता है। अभी बहुत डिटेल से हमें क्लोरोप्लास्ट को ना चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ना है, चैप्टर 4 में निहायत डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अब आओ क्रोमोप्लास्ट। इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड विच कंटेन डिफरेंट पिगमेंट्स एक्सेप्ट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अलावा सारे पिगमेंट्स हैं। ठीक है, दैट इज ज़ैंथोफिल, ठीक है, एंड कैरोटीन। द क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस कलर कॉम्बिनेशन इन फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड अदर कलर पार्ट्स एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन के अलावा बाकी सारे कलर्स होते हैं। द क्लोरोप्लास्ट आफ्टर लूजिंग देयर ग्रीन पिगमेंट मे कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब मैं तुम्हें काम की बात बताता हूं। जब भी पत्ता गिरता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये एक लीव है, ठीक है, ये एक लीव था, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट। अभी ये स्टेम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये ब्रांच से जुड़ा हुआ है। क्या होगा जब यहां से फॉल होगा, जब लीफ फॉल होगा तो इसका कलर जो है ना बेटा वो चेंज हो जाएगा, ये ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये ब्राउनिश कलर का होके गिर गया। बेसिकली यहां पर हुआ क्या है? यहां पर हुई है क्लोरोसिस। ठीक है, यहां पे प्रोसेस हुआ है क्लोरोसिस। ठीक है, क्लोरोसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट यहां पर टूट गया है, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब जब क्लोरोप्लास्ट टूट गया तो इसका ग्रीन कलर गया। जब ग्रीन कलर गया तो जो कलर बचा वो यहां पर हमें शो हो गया, या फिर ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। इसी वजह से जितने भी फ्रूट्स आप देखें जब वो प्लांट से कनेक्टेड होते हैं, उर्दू में कह दूं कच्चे, उनका कलर ग्रीनिश होता है। जैसे कि मैंगो, जैसे कि बनाना, जैसे कि एप्पल, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, जैसे कि अब आप मिसाल लेते जाएं, ठीक है ना, जैसे कि ऑरेंज। ठीक है, इस तरीके के जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब जब प्लांट से कनेक्टेड हैं, जब वो जिंदा हैं, जब वो लिविंग हैं, जब वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वो किस कलर के? ग्रीन कलर के। क्यों? क्योंकि उनमें क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। और जब उनके अंदर से क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया, अब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते,
अब वो गिर जाएंगे, अब वो फॉल कर जाएंगे, ठीक है, और उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। सही है। तो बेसिकली जो कलर्स है ना बेटा, ये बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की, बहुत बड़ी निशानी। निशानी क्या है? जब कोई चीज अपने रंग बदलती है ना, तो उसमें निशानी होती है। जब कोई पत्ता अपना रंग बदल रहा है ना, ये बात शो कर रही है कि इसके अंदर अब फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी खत्म हो गई। जब कोई फ्रूट अपना रंग बदल रहा है ना, ग्रीन से हो गया किसी और कलर का, इसका मतलब है कि अब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी खत्म हो गई। ठीक है। अब मैं तुम्हें जरा कुरान से इसके कुछ रेफरेंसेस दिखाता हूं। देखो भाई, सूरह अन-नहल आयत नंबर 13 क्या है? और जो चीजें इसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा की, जिनके रंग मुख्तलिफ हैं, इनमें इनमें भी यकीनन निशानियां हैं, और इन लोगों के लिए जो नसीहत हासिल करते हैं। जब भी कोई चीज अपने रंग बदले, समझो कोई ना कोई चीज चेंज हुई है। बहुत से इंसान भी रंग बदलते हैं अपना। यहां पे रंग बदलना एज अ एग्जाम्पल इस्तेमाल हो रहा है, एज एन ईडियम कह लो, या एज एन एग्जाम्पल, या मुहावरतन कह लो। एक शख्स जो पहले तुम्हारे साथ किसी एक तरीके का था, अब तुम्हारे साथ वैसा नहीं है। वो पहले बड़ा अच्छा दोस्त था, अब नहीं है। कुछ ना कुछ चेंज हुआ है अंदर, कोई ना कोई चीज मरी है अंदर। जैसे कि जब पत्ता अपना रंग बदलता है ना, क्लोरोप्लास्ट मर जाता है, वो पत्ता खुद भी मर जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जब इंसान अपना रंग बदलता है ना बेटा, तो कोई ना कोई चीज मरी है उसके अंदर। एहसास, इज्जत, जिम्मेदारी, किसी भी चीज का नाम ले दो। एक दोस्त जो पहले तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा था, अब नहीं है। हो सकता है उसका ट्रस्ट मर गया हो तुम्हारे ऊपर से। हो सकता है उसके दिल में वो फीलिंग्स खत्म हो गई हो तुम्हारे लिए। निशानियां हैं इसके अंदर, इस तरीके से बायो पड़ी जाती है। ठीक है। मिसाल के तौर पे सूरह फातिर आयत नंबर 27 एंड 28 क्या है? क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया? जब पानी बरसता है तो क्या होता है? पानी कहाँ जाता है? पानी जाता है लीफ, प्लांट के रूट्स में, और रूट से जाता है लीफ में। लीफ में होती है फोटोसिंथेसिस। फिर हमने इससे तरह तरह के रंगों के फल निकाले। पानी बरसाया, जिससे हुआ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करते गए करते गए करते गए, फ्लावर बने, प्लांट के ऊपर फ्लावर उगे, और फ्लावर से क्या बने? फल बने, डिफरेंट कलर्स के। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट टूट गया। ठीक है। और पहाड़ों में भी सफेद, सुर्ख और सियाह रंग की धारियां हैं। और इसी तरह इंसानों, जानवरों और चौपायों के भी रंग मुख्तलिफ हैं। चौपायों जो चार टांग वाले जानवर होते हैं, उनके भी रंग मुख्तलिफ हैं। सूरह रोम, सूरह रोम में रंग का जिक्र हुआ है, और इसकी निशानियों में से है इंसान और जमीन की पैदाइश, और तुम्हारी जबानों और रंगों का इख्तलाफ। रंगों का इख्तलाफ, रंगों का इख्तलाफ ही तो प्लास्टिक्स के टाइप्स बना रहा है। ठीक है। बेशक उसमें इल्म रखने वालों के लिए निशानियां, देखो हर जगह मौजूद है कि इल्म रखने वालों के लिए निशानियां हैं। जो लोग इल्म रखते हैं, इसी तरीके से इल्म हासिल करोगे तो तुम्हें निशानियां नजर आना स्टार्ट होंगी बेटा, इसी तरीके से। ठीक है। तो हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट वो है कि जिसमें ग्रीन के अलावा सारे कलर्स पाए जा रहे हैं, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है। ठीक है। अब मैं तुम्हें बुक से दिखा देता हूँ ये चीज। ल्यूकोप्लास्ट, दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स विच यूजुअली डेवलप इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, जो कि लाइट की एब्सेंस में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। दे आर फाउंड इन ऑल अंडरग्राउंड पार्ट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। अंडरग्राउंड पार्ट्स में पाए जाते हैं और स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है। दे स्टोर फूड मटेरियल एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज मटेरियल। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू अमाइलोप्लास्ट, जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं। ठीक है। इलियोप्लास्ट, जो कि लिपिड स्टोर करते हैं, एंड प्रोटियोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन स्टोर करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसकी फर्दर 3 टाइप्स हो जाती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? सबसे पहले आ जाते हैं अमाइलोप्लास्ट, जो कि क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद आ जाते हैं इलियोप्लास्ट। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ, ये रहा इलियोप्लास्ट। ठीक है। ये स्टोर करते हैं लिपिड्स। और फिर आ जाते हैं हमारे पास प्रोटियोप्लास्ट, जो कि स्टोर करते हैं किसको? प्रोटीन्स को। ये ल्यूकोप्लास्ट के टाइप्स हैं।
ठीक है, ये ल्यूकोप्लास्ट की टाइप्स हैं। अब आओ हम जरा काम की बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, क्योंकि वही मेजर हमारा टॉपिक है। ठीक है, आगे हमें उसी के बारे में पढ़ना है बहुत डिटेल से। क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील का नाम भी दिया जाता है। देखो ये लिखा हुआ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील। होता क्या है मैं तुम्हें पहले समझा देता हूं, फिर बुक से पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनील क्यों कहते हैं, क्या वजह? होता ये है कि जो हमारा लीफ है बेटा, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है? क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट करता क्या है? इस क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, अभी बताया था मैंने आपको ऊपर। ठीक है, ये क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पता क्या करता है? ये सनलाइट को कैप्चर करता है। यहां पे मौजूद है हमारा सन व शम्स। ठीक है, सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है आके। क्लोरोफिल इस सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को मिलाता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। इसमें कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है? हम हमारे ध्यान में तो फोटो का मतलब तस्वीर होता है। फोटो का मतलब साइंस में होता है लाइट, और यहीं से वर्ड निकला है फोटोन। ठीक है ना, लाइट पार्टिकल, फोटोन लाइट पार्टिकल है, तो फोटो का मतलब लाइट होता है। और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। सिंथेसिस का मतलब है प्रोडक्शन। ठीक है, तो लाइट की मौजूदगी में प्रोडक्शन हो रही है। फोटोसिंथेसिस का वर्डली मीनिंग तो यही हो गई। ठीक है, कैसे हो रही है? क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है और कैप्चर करके कन्वर्ट कर देता है किसमें? एक ऐसी एनर्जी में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या बना देती है? ग्लूकोज बना देती है। सोचो ना कि ये काम आपके आपकी बॉडी में क्यों नहीं हो रहा है? ये काम सिर्फ प्लांट्स में क्यों हो रहा है? ये एल्जाई में ही क्यों हो रहा है? आपकी बॉडी में क्यों नहीं हो रहा है ये काम? भाई क्या तुम्हारी बॉडी में वाटर नहीं है? है। क्या तुम्हारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है? जाके धूप में खड़े हो जाओ ऐसे करके, कभी बनेगा ग्लूकोज? कभी भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं है, तुम्हारे सेल्स में क्लोरोफिल नहीं है। इस वजह से सनलाइट पड़ती तो है सेल पे, लेकिन कैप्चर करके कन्वर्ट नहीं कर सकते आप उसको, और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कहीं पे उस एनर्जी को। तुम्हारे घर के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है, वो सोलर पैनल क्या कर रहा है? सूरज की पड़ने वाली रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। यहीं से तो निकला है कॉन्सेप्ट फोटोसिंथेसिस से। जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा हूं, यहीं से तो कॉन्सेप्ट निकला है भाई उसका, कि किस तरीके से हमें हमारा ये क्लोरोफिल काम कर रहा है हमारे प्लांट में, और वो सनलाइट के पड़ने पर एनर्जी कन्वर्ट कर रहा होता है। यहीं से तो निकला है कॉन्सेप्ट सोलर पैनल का, और ये प्लांट करोड़ों सालों से ये काम कर रहा है। हमने सोलर पैनल अभी लगाना शुरू करे। ठीक है, तो अब आओ जरा मैं तुम्हें बुक से दिखा दूं ये चीज। क्लोरोप्लास्ट आर फॉर्म्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड सम प्रोटिस्ट। ठीक है, अच्छा, they vary in shape, surrounded by two membranes, a little space is present between them, the outer membrane is permeable due to the presence of protein porins like mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में पोरिन्स आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है? एक सेकेंड। अच्छा, while the inner membrane is differentially permeable, the inner membrane encloses a semi-fluid called stroma। स्ट्रोमा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, स्ट्रोमा कंटेन वेरियस एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, ATP and NADP. The inner connected stacks of hollow membrane sacs are also embedded in stroma. The individual sac is called thylakoid and a stack of sac is called granum. The thylakoid membrane contains green pigment chlorophyll as well as other pigment like xanthophyll and carotene. They are another There is another thylakoid which connects the grana with each other called intergrana. 50 or more than 50 thylakoids piled to form granum. The intergrana are usually colorless due to absence of pigment. The chloroplast is also semi-autonomous structure due to the presence of its DNA, RNA and ribosome. बहुत लंबी कर रहे हैं, पर किसी वजह से रहा हूं, किसी वजह से रीडिंग कर रहा हूं। आगे अभी समझाता हूं किस वजह से रीडिंग कर रहा हूं। द क्लोरोप्लास्ट इज, एक सेकेंड, अच्छा जी,
द क्लोरोप्लास्ट इज स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनिल। यहां पे लाना था मुझे असल में आपको। इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल और फूड एनर्जी बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर कॉल्ड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है और करवाता है फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कैप्चर्स एनर्जी ऑफ सनलाइट and transfer it to the molecule in the thylakoid membrane. These molecules in turn transfer energy to ATP and other energy carrier molecule like NADPH2. The molecule differentiate stroma where their energy is used to drive synthesis of sugar and carbon dioxide. Due to this flow of energy to form one another, chloroplast is an energy converting organism. बहुत लंबी कर दी है, खैर काम की बात बस यहाँ पर बीच में थी जो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे सुन लो, थैलाकोइड, ग्रेना, ये क्या वर्ड है, ये क्या इस्तेमाल हो रही है चीजें। देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, ऐसे करके। और इसके अंदर जो है ना, वो ऐसे करके कुछ स्टैक्स, बंडल ऑफ थैलाकोइड पाए जा रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे बंडल ऑफ थैलाकोइड पाए जाते हैं। ये एक क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पे, ये वाला एक, ये कहलाता है थैलाकोइड, ठीक है। यहां पर पाया जाता है फ्लूइड, और इस फ्लूइड को नाम दिया, सेमी फ्लूइड होता है ये, ठीक है, इस फ्लूइड को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, ये है स्ट्रोमा। और ये जो बंडल है ना पूरा, ये जो पूरा बंडल है, इसको नाम दिया जाता है ग्रेना, ठीक है। और यहां पर कुछ ग्रेना जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं इस थैलाकोइड के बंडल को, ठीक है। इनको नाम दिया जाता है इंटरग्रेना, ठीक है, इनको नाम दिया जाता है इंटरग्रेना, ये इंटरग्रेना, ठीक है। अब यहां से मैं एक थैलाकोइड खींच के बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, ये एक थैलाकोइड खींच के बाहर निकाला और इसको कर लिया यहां पे बड़ा, इस थैलाकोइड को यहां पे बड़ा कर लिया हमने, ठीक है। थैलाकोइड के अंदर पाया जाता है पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है। यहां पे बीच में पाया जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये क्या चीज है मैं बताता हूं अभी आपको, ठीक है। और यहां पाए जा रहे होते हैं पिगमेंट्स। क्लोरोफिल तो पाया ही जाता है, लेकिन साथ साथ में कुछ मजीद पिगमेंट भी, जैसे लाइक कैरोटीन एंड जेंथोफिल भी पाए जा रहे होते हैं। ये पिगमेंट्स है बेटा, ये क्लोरोफिल है, ठीक है। और यहां पे कैरोटीन वगैरह भी पाया जाता है, जैसे ये कैरोटीन हो गया, ठीक है, और ये जेंथोफिल हो गया, सही है। मिसाल के तौर पे ये हो गया जेंथोफिल, ठीक है, ये हो गया कैरोटीन, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्लोरोफिल, ठीक है। होता पता है क्या है? होता ये कि सनलाइट आके इस क्लोरोफिल को स्ट्राइक करती है, सनलाइट आएगी और इस क्लोरोफिल को स्ट्राइक करेगी, और ये क्लोरोफिल अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा देगा, और वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और यहां से वो जंप मार के फिर आगे की तरफ मूव करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है बेसिकली ये क्या है? यही तो एनर्जी है, और यही एनर्जी इस्तेमाल होगी आगे किस चीज में? फोटोसिंथेसिस में। यही एनर्जी इस्तेमाल होगी आगे किसमें? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो बेसिकली ये है थैलाकोइड, ठीक है। और ये है आपके पास क्या? क्लोरोप्लास्ट। ये आपके पास है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब मैं आपको जरा बुक में भी दिखा देता हूं ये चीज, चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। देखें, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पर काम की चीज जो आपको दिखाना चाहता हूं मैं वो क्या है? देखो, ये देखो, ये है फोटो सिस्टम। ये क्या है? फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम में क्या होता है कि यहां पर आपके पास अच्छी डायग्राम ये बनी हुई, देखो, ये है प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम, ठीक है। यहां पे जो आपको बंडल नजर आ रहा है ना पूरा बेटा, ये बंडल क्या है? ये बंडल है आपके पास
ग्रेना, ठीक है। ये जो बंडल है ये किस चीज के बंडल है, ये है ग्रेना, ठीक है। और यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो सोलर एनर्जी आ रही है, सनलाइट आ रही है, किस पे स्ट्राइक कर रही है, थैलाकॉइड पे। थैलाकॉइड क्या कर रहा है, यहाँ से एडीपी को भेज रहा है किसमें, केल्विन साइकिल में, और यहाँ पे क्या बनता जा रहा है हमारे पास, देखो CH2O, ये क्या चीज है, ग्लूकोज। और जो लिक्विड मौजूद है इसके अंदर उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। तो इसे हमें बहुत डिटेल से चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स में कवर करना है, ठीक है। बहुत डिटेल से दोबारा आएगा ये। बायो एनर्जेटिक्स में हम 2 ऑर्गेनिल के ऊपर काम करेंगे, एक क्लोरोप्लास्ट के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। आधे चैप्टर में हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगे, वहीं घूम रहे होंगे चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में, और आधे चैप्टर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, ठीक है। ये 2 ऑर्गेनिल्स हैं जिनके ऊपर मेजर काम होगा चैप्टर 4 बायो एनर्जेटिक्स में, ठीक है। इसी वजह से इन 2 ऑर्गेनिल्स को बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया आप सबको, ताकि आपको कोई चीज कॉन्सेप्ट कोई बाकी ना रहे और आप सब चीजें समझ जाएं, ताकि आगे आपको आसानी हो और आगे आपको एमडी कैट में भी आसानी हो जब आप एग्जाम अप्लाई करेंगे एमडी कैट का, ठीक है। जब भी एमडी कैट करने का मूड बने या फिर आगे पढ़ने का मूड बने तो बेटा व्हाट्सएप कर लेना, पूछ लेना, गाइडेंस ले लेना, ताकि भटको नहीं, ठीक है, इधर उधर ना भटको, प्रॉपर ट्रैक पे चलो। जैसे कि हम डाउ तक पहुंचे, हम डॉक्टर बने, आप भी बने, तो प्रॉपर ट्रैक दे देंगे हम तुम्हें, एक प्रॉपर एक्शन प्लान दे देंगे, एक तुम्हें बता देंगे रास्ता के भाई इस रास्ते पे चलोगे तो पहुंच जाओगे वहां तक जहां तक हम पहुंचे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा प्लास्टिड खत्म होता है, बस एक छोटा सा ऑर्गेनिल बचा हुआ है और उसका नाम है वैक्यूल। वो करके हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। बाकी ऑर्गेनिल्स जो इस चैप्टर के अंदर हैं जैसे कि ग्लाइऑक्सीजोम, पेरोक्सीजोम, बेटा वो पढ़ लेना बस, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो उनको रीड देना भी काफी है, उसको एक बार पढ़ लेना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो भाई वैक्यूल स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, तो वैक्यूल की तरफ चलते हैं। अब वैक्यूल का जो स्टफ है ना बहुत ही छोटा सा है, ठीक है, और बहुत ही मतलब समझ लो कम इसके अंदर लिखा हुआ है, तो हम इसको डायरेक्ट बुक से ही पढ़ लेंगे। लेकिन अभी 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं कि वैक्यूल प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं परमानेंट वैक्यूल, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं परमानेंट वैक्यूल। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसको नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट, और टोनो का मतलब होता है टेंशन, ठीक है। वैक्यूल के अंदर सेल से पाया जाता है और ये स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। अब आ जाओ जरा बुक से देख लें इसको। जनरली वैक्यूल इज नॉन प्रोटोप्लाज्मिक liquid filled vesicle in cytoplasm, especially in plant cell. In young cell or plant, many small vacuoles are present, but at maturity of a cell, they unite to form a large vacuole called central vacuole. Central vacuole भी कहते हैं और इसको permanent vacuole भी कहते हैं। और ये इसके इतने ज्यादा बड़े होने की वजह से क्या होता है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड लाइन हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस साइड पे आ जाता है प्लांट सेल के, क्योंकि वैक्यूल बहुत सेंट्रली प्लेस्ड होता है, बड़ा सा होता है, ठीक है। In plant cell, it is surrounded by a membrane called tonoplast. The tonoplast is selectively permeable. Tono means tension and keep tension on the vacuole. The vacuole in a plant cell is filled with cell sap and acts as storehouse. The main function of central vacuole is to maintain turgor pressure. प्लांट के अंदर वाटर आ गया, ठीक है, वैक्यूल ने स्टोर कर लिया, अब वैक्यूल हार्ड हो गया और प्लांट सेल को टर्जिड बना के रखता है, सख्त रखता है, ठीक है, inside the plant cell. Turgor pressure helps the plant to keep its shape by pressing the plasma membrane against cell wall. Plasma membrane को धक्का मार के सख्त रखता है, ठीक है। It maintains a nice rigid structure of plant. Rigid किस चीज को कहा जाता है, सख्त को कहा जाता है, rigid कहा जाता है सख्त को, ठीक है। ये वैक्यूल था आपके पास छोटा सा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ लिखा हुआ भी नहीं है वैक्यूल के हवाले से। तो बेटा यहां पर आपका पूरा A to Z चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन खत्म होता है। मैंने आपको बताया छोटी मोटी चीजें बीच में है, वो पढ़ लेना, उसको रीड देना काफी है, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।